जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। अब एक तरफ आर्टिकल 39B है जो कहता है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो कि वेल्थ की कंसंट्रेशन ना हो, और एक तरफ आर्टिकल 31 है जो कि फंडामेंटल राइट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो ना सिर्फ सोशलिज्म के प्रिंसिपल। आर्टिकल 31 को डिलीट करना मतलब ये कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया जाए। जस्टिस कृष्णा अय्यर अपनी बात को रखते हुए जजमेंट में कार्ल मार्क्स को भी कोट करते हैं। जो पुअर स्टेटा था वो थोड़ा ऊपर उठा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो कम हो गई। और इसी बात को मोदी जी अपने भाषण में ऐसा रखते हैं कि ऑपोजिशन वाले आपकी भैंस छीन लेंगे, आपके घर में 2 भैंसे हैं तो एक छीन के ले जाएंगे। दोस्तों, रिसेंटली एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, 9 जजेस बेंच की जजमेंट है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर जो इशू था वो इन्वॉल्व था, उसको डिस्कस किया गया है। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन के नाम से जजमेंट है ये। 9 जजेस बेंच थी जिसमें 7 जजेस का फैसला एक तरफ है और 2 जजेस के अपने अलग अलग फैसले एक तरफ है। इस जजमेंट में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ना सिर्फ लॉ को डिस्कस किया गया है बल्कि आइडियोलॉजी को भी डिस्कस किया है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यही इसी वजह से आज मैं इस जजमेंट को आपके सामने इसके बारे में बात भी करूंगा, और लॉ को कम डिस्कस करूंगा, इसमें डिस्कशन करेंगे थोड़ी बहुत उस बारे में भी, लेकिन जिस तरह से कंक्लूजन पाने के लिए आइडियोलॉजी को डिस्कस किया गया है वो इंटरेस्टिंग है। वो आज का मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। इस जजमेंट में दोस्तों हुआ क्या है, जो मेजोरिटी जजमेंट है उसको पेन डाउन किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने, और इसमें इश्यू इन्वॉल्व ये था कि जो मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी है, क्या उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है? क्योंकि हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39B कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होनी चाहिए कि एक कॉमन गुड को सर्व कर सके, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे देश के रिसोर्सेज जो है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए। तो इस इशू को लेकर इसमें डिस्कशन हुई है। पहले हम चलते थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं दोस्तों। जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो किस पर्पज से इस आर्टिकल को इसमें डाला गया था? जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और जब कॉन्स्टिट्यूशन पेन डाउन किया जा रहा था तो हमारे लीडर्स का एक प्लेज था, एक वादा था देश के साथ कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। जमींदारी सिस्टम क्या था दोस्तों? जमींदारी सिस्टम में जो बड़े लैंड लॉर्ड थे, लैंड ओनर्स थे, जिनके पास जमीन का मालिकाना हक थे, वो किसानों से काम करवाते थे और एक बड़ा चंक जो था रेवेन्यू का वो उनसे ले लेते थे। तो एक तरह से जमींदारी सिस्टम में एक सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन थी पीजेंट्स की, किसानों की इन जमींदार के हाथों। और ये जो जमींदार थे ये बहुत लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, एक तरह से एक सांठगांठ थी ब्रिटिश जो अंग्रेज थे यहाँ पर उनकी और लैंडलॉर्ड्स की आपस में, और मिलकर एक्सप्लॉइट कर रहे थे देश के किसानों को। तो ऐसे में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे, उनका यह वायदा था कि जिम्मेदारी सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और उसी के तहत आर्टिकल 39B जो है वो आया इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है ये। अब देश आज़ाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में आता है, और उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक राइट था आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 एक फंडामेंटल राइट है जो कि सारे सिटीजन को राइट टू प्रॉपर्टी का राइट देता है। अब एक तरफ आर्टिकल 39B है जो कहता है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो कि वेल्थ की कंसंट्रेशन ना हो, और एक तरफ आर्टिकल 31 है जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कहता है कि सबको प्रॉपर्टी बनाने का पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब एक वादा था कि जिम्मेदारी सिस्टम खत्म किया जाएगा, तो उसके तहत 1950 में ही एक लॉ लेकर आया जाता है उत्तर प्रदेश का, यूपी एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी एंड अग्रेरियन रिफॉर्म लॉ। अब इस लॉ के जरिए जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जमीनों का रिफॉर्म होना था, रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी थी एक तरह से लैंड की, और जिम्मेदारी सिस्टम खत्म करना था, किसानों को जिम्मेदारी एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम से आज़ाद करवाना था। ये इसका ऑब्जेक्ट था इस लॉ का। अब इस लॉ में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 आड़े ना आए, इसकी वॉलेशन ना हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली ये चैलेंज ना हो जाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट की गई दोस्तों। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और फर्स्ट अमेंडमेंट आ जाती है 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट में कुछ और चीजें भी थी, जिसमें एक चीज थी आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस किया जाता है, डाला जाता है आर्टिकल 31 के बाद। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। 31A ये कहता है एक तरह से उस आर्टिकल 31A से गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल जाती है, पावर मिल जाती है कि किसी स्टेट को प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो एक तरफ फंडामेंटल राइट था, एक तरफ ये आर्टिकल इसमें आ गया कि चाहे फंडामेंटल राइट है लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। और इसमें खास बात ये डाल दी कि अगर ऐसी कोई एक्विजिशन होती है
तो उसको ये कहकर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि इससे फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहे हैं। अब ये एक्ट का आना, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट और 31A का इंट्रोड्यूस होना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इशारा इसी तरफ था कि हमारी जो देश की तरक्की है वो ऐसे हो कि जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वो मुट्ठी भर हाथों में ना हो। और ऊपर से वायदा था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का कि जिम्मेदारी सिस्टम को हम जो है एबोलिश करेंगे। और तब से लेकर आगे जो है देश की जो डेवलपमेंट है एक सोशलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ती रहती है। पूरी दुनिया में उस वक्त एक माहौल भी था समाजवाद का, और हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो ना सिर्फ सोशलिज्म के प्रिंसिपल डाले बल्कि अपने प्रेम्बल में भी सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड किया बाद में जाके। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक सोशलिस्ट अप्रोच के साथ काम करता है, जिसमें फेयर वेजेस की बात है, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात है फैक्ट्री की मैनेजमेंट में, ऐसे कुछ और चीज़ें उसमें हैं। चलिए, तो ऐसे जो है डेवलपमेंट देश की चल रही है सोशलिस्ट पाथ की तरफ। फिर 1978 में सरकार आती है मोरारजी देसाई जी की। उससे पहले इमरजेंसी का माहौल था देश में। 1978 में जो गवर्नमेंट आती है वो 44th अमेंडमेंट लेकर आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में कुछ और अमेंडमेंट्स भी थी, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रेलेवेंट टू दिस केस, उसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया जाता है और आर्टिकल 300A एक ऐड किया जाता है। तो आर्टिकल 31 को डिलीट करना मतलब ये कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया जाता है। आर्टिकल 300A को ऐड कर दिया जाता है, तो वो जो राइट पहले फंडामेंटल राइट था उसको 300A में डाल दिया जाता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं रहता। आप कोई ये नहीं कह सकते कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट राइट तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। ये डेवलपमेंट हुई 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए। यहाँ पर भी हमें ये दिख रहा है कि जो देश की जो डेवलपमेंट है, जो पाथ है, वो एक सोशलिस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि किसी को राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का ऐसा अधिकार न मिल जाए कि वेल्थ जो है कुछ मुट्ठी भर हाथों में कंसंट्रेशन हो जाए। इसी दौर में एक जजमेंट आती है 1977 में, रंगनाथन रेड्डी नाम से जजमेंट है, जिसमें कर्नाटका में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया जाता है। वो चैलेंज होती है सुप्रीम कोर्ट में। 7 जजेस बेंच है और 7 जजेस बेंच में मेजोरिटी फैसला यही आता है कि गवर्नमेंट ये कर सकती है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन एक 3 जज बेंच जो है इसमें एक अलग से जजमेंट देती है, कॉन्ट्ररी टू मेन जज मेजोरिटी जजमेंट नहीं, लेकिन मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी क्या है इसको लेकर अपनी एक्सप्लेनेशन अलग से देती है। और वो एक्सप्लेनेशन इतनी बढ़िया, इतनी वाइडर, इतनी ब्रॉड है कि आने वाले दशकों में, यहाँ तक कि अभी तक इस जजमेंट के आने से पहले तक, उसी प्रिंसिपल को जो कि एक माइनॉरिटी बेंच ने दिया था, माइनॉरिटी जजेस ने दिया था, उसमें उसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट आज तक फॉलो करती आ रही थी। उसके बाद की जो जजमेंट है, संजीव कोक जजमेंट और भीमजी जजमेंट, संजीव कोक जजमेंट में जो कोल माइंस थी उनको नेशनलाइज किया गया था, उसको भी अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अप्रोच यही थी कि इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ले सकती है, नेशनलाइज कर सकती है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रिसोर्सेज की वो एक इक्विटेबल प्लेटफॉर्म से हो। उसके बाद अब हम वापस आते हैं हमारी आज के इस जजमेंट पे जो 9 जजेस बेंच ने दी है। इसमें 7 जजेस ने मेजोरिटी जजमेंट दी है। उन्होंने इस सवाल का जवाब हाँ में ही दिया है कि यस, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉल करती है और गवर्नमेंट इसको ले सकती है। इसका जवाब तो हाँ में दिया है जैसा अब तक चलता आ रहा था। लेकिन उसमें अपनी एक ऑब्जेक्शन ये डाल दी है एक तरह से कि जो व्यू अब तक चलता आ रहा था, हमारा व्यू इतना वाइडर नहीं है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको मतलब ये नहीं भी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इसमें जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। आपको देखना होगा कि वो जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो क्या है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। कुछ राइडर्स लगा दिए हैं, हालांकि वो राइडर्स अभी इतनी उनमें क्लियरेंस नहीं है, आने वाले वक्त में और क्लियरिटी उसमें आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस मेजॉरिटी जजमेंट ने ये कह दिया है कि जो व्यू अब तक चलता आ रहा था वो गलत है। और उसको ना सिर्फ गलत कहा बल्कि उसको ये भी कहा कि ये एक खास तरह की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था। यहां मैं बात कर रहा था जिस आइडियोलॉजी की जो मैंने शुरू में बात की थी, कैसे सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी जजमेंट है किस तरह से कहना चाह रही है कि एक खास तरह की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों पैरा 213 है जो मेजॉरिटी जजमेंट है। उसमें जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो ये कहती है कि जो प्रीवियस इंटरप्रिटेशन थी
वाज एंडोर्सिंग अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, ये खास तरह की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को एंडोर्स कर रही थी। आइडियोलॉजी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आइडियोलॉजी की जो बात हो रही है वो हो रही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की, समाजवादी विचारधारा की। फर्दर वो कहते हैं कि जो अभी तक की जो इंटरप्रिटेशन थी, जो पुरानी इंटरप्रिटेशन थी, वो इकोनॉमिकली रिस्ट्रिक्टिव थी। इकोनॉमिकली रिस्ट्रिक्टिव मीन्स कि आर्थिक तौर पर कुछ पाबंदियां उस इंटरप्रिटेशन से लगती थी, तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पे रुकावट पैदा वो कर रही थी, वो जो इंटरप्रिटेशन थी पुरानी। फर्दर ये जजमेंट जो कहती है, जिसको कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी ने पेन डाउन किया है, वो कहते हैं कि जो कृष्णा अय्यर जी ने ऑब्जर्व किया था उस वक्त आर्टिकल 39B के बारे में, कृष्णा अय्यर जी क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 39B एक डायरेक्शन है स्टेट को, डायरेक्टिव है स्टेट को विद अ डेलिबरेट डिजाइन टू डिसमेंटल फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सेटेडल्स ऑफ द प्रॉपर्टी। जस्टिस कृष्णा अय्यर उस वक्त कह रहे हैं कि 39B एक डायरेक्शन है स्टेट को, एक डेलिबरेट डिजाइन है ये, जिससे कि स्टेट कैपिटलिस्ट और फ्यूडल सेटेडल्स जो है प्रॉपर्टी की उसको डिसमेंटल करे। इसमें मुझे लगता है कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ उस वक्त बल्कि अभी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट अप्रोच को ही इंडोर्स करता है। हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि हम एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो अब ऐसे में अगर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उस वक्त 39B को ऐसे इंटरप्रेट किया कि ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि आप फ्यूडलिज्म को खत्म करो, जिम्मेदारी खत्म करो, तो इसमें मुझे लगता है कुछ गलत भी नहीं है। इसको ये कहना कि ये खास तरह के आइडियोलॉजी से वो इन्फ्लुएंस थे, तो इन्फ्लुएंस तो नहीं थे, बल्कि मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ही थी ये। फिर जो मेजोरिटी जजमेंट है वो ये कहती है फर्दर कि जो रंगनाथन जजमेंट है उसके बाद की जो जजमेंट है, संजीव कोक जजमेंट, जिसमें कोल माइंस को नेशनलाइज किया गया, और भीम सिंह जी जजमेंट, वो भी एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट से ही इन्फ्लुएंस थी। अब इकोनॉमिक थॉट तो लिख दिया पर्टिकुलर स्कूल, लेकिन नाम नहीं लिया गया, तो मैं आपको फिर बता दूं ये समाजवादी विचारधारा की बात हो रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ जजमेंट में यहां तक भी कहते हैं कि जस्टिस कृष्णा अय्यर अपनी बात को रखते हुए जजमेंट में कार्ल मार्क्स को भी कोट करते हैं। अब दोस्तों, जहां पर कार्ल मार्क्स का नाम आ जाए, कोई अपनी बात को वजन डालने के लिए अगर कार्ल मार्क्स का नाम ले, इसका मतलब यही है कि वो सोशलिज्म की बात कर रहा है, कम्युनिज्म की बात कर रहा है। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी ने भी अपनी जजमेंट में वही बात लिखी है कि कृष्णा अय्यर जी ने अपनी अपनी जजमेंट में कार्ल मार्क्स का भी जिक्र किया हुआ है। खैर, अब इन सारी बातों से जो मेजोरिटी जजमेंट है वो कंक्लूजन ये निकाल रही है कि जो पुरानी इंटरप्रिटेशन थी वो एक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी, और उसको हम ठीक नहीं मानते हैं। अब इसका जो काउंटर है, जो डाइसेंटिंग जजमेंट है, वो जस्टिस धुलिया जी ने भी दी है। जस्टिस सुधांशु धुलिया जी का कहना यही है कि जो पुरानी इंटरप्रिटेशन थी वो वैलिड थी, वो सही थी, और इसको वजन डालने के लिए वो कहते हैं कि सही क्यों थी, वो ये भी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ये इंटरप्रिटेशन है जस्टिस कृष्णा अय्यर जी की, ये उस वक्त की जो फिलोसफिकल थॉट उस वक्त देश में और पूरी दुनिया में जो प्रेवलेंट थे उसके हिसाब से थी, और फिर भी ठीक थी, और आज भी ठीक है। जस्टिस सुधांशु धुलिया जी का ये कहना है कि हो सकता है कि हालात बदल गए हों, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है इनइक्वालिटी। हमारे देश में इनइक्वालिटी अब भी भयंकर है। हो सकता है कि लोग, जैसे वो इस जजमेंट में कहते हैं कि चाहे लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई है, लॉ में इक्वालिटी मिल गई है, लेकिन सोशल इक्वालिटी नहीं मिली, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिली। हो सकता है कि 50 सालों में जो पुअर स्टेटा था वो थोड़ा ऊपर उठा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो कम हो गई हो। बल्कि मेरा तो निजी तौर पे यही मानना है कि ये जो खाई है अमीरी गरीबी की, तो और बड़ी है। हिंदुस्तान में इतने मतलब बड़ी गिनती में कुछ अरबोपति ऐसे पैदा हो गए हैं जो कि पूरी दुनिया में नहीं है। इतनी वेल्थ उनके पास जो है वो कंसंट्रेट हो गई है। खैर, अब जस्टिस सुधांशु धुलिया के ये जो कंक्लूजन है, जैसे वो इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं, अमीरी गरीबी की बात कर कर, इनइक्वालिटी की बात कर कर, इस तरह से जो मेजोरिटी जजमेंट है उसने डिस्कस नहीं किया है। उन्होंने या तो लॉ पॉइंट डिस्कस किए हैं, या फिर ऐसे डिस्कस किया है कि जो पुरानी इंटरप्रिटेशन थी वो किसी खास तरह की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी। अब सुधांशु धुलिया की जो जजमेंट है, चाहे वो उसकी एक सोशलिस्ट अप्रोच है, चाहे उसमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं है, लेकिन जो सेंटर है उनकी पूरी बातचीत का, वो एक गरीब आदमी है, वो एक आम आदमी ही है। तो हम देखते हैं कि ये जो जजमेंट है इसके अंदर ना सिर्फ लॉ पॉइंट डिस्कस किए हैं कोर्ट ने, बल्कि विचारधाराओं को भी डिस्कस किया है। और सुधांशु धुलिया जी ने तो ये भी कहा था, खुद कहा उन्होंने इस बारे में, कि ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये सिर्फ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है। इसका जवाब पाने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री मतलब जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब संविधान लिखा जा रहा था, उन जिन मुसीबतों से देश हमारा, जो देश के जो लोग हैं वो निकले हैं। तो दोस्तों, अब इस जजमेंट के कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होने वाले हैं। अभी जो हमारा रिसेंट जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी जो ये प्रॉपर्टी का मामला था वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ आर्गुमेंट में था। वो कैसे था
कि जब राहुल गांधी जी अपने भाषणों में इस बात को कहते थे कि हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, हम कास्ट सेंसिस करवाएंगे और जो देश के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे कि जो अमीरी गरीबी की जो खाई है वो कम हो सके, ये उन्होंने बात की थी। और ये बात हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से निकल के आती है, जैसे अब तक चलता आ रहा था। और इसी बात को मोदी जी अपने भाषण में ऐसा रखते हैं कि ऑपोजिशन वाले आपकी भैंस छीन लेंगे, आपके घर में 2 भैंसे हैं तो एक छीन के ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये जो बात थी ये थोड़ी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जब ये बात आती है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरह से हो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोगों के पास अमीर गरीबी खाई कम हो, उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसके पास 2 भैंसे हैं उससे 1 भैंस छीन ली जाए। ये एक तरह से मुझे लगता है कि मिसगाइड करने वाली बात है लोगों को। कभी भी 2 भैंसों वाले से 1 भैंस नहीं छीनी जाती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जैसे जमींदारी सिस्टम में हुआ कि वो एक एक्सप्लॉयटेटिव क्लास, जिम्मेदारों की क्लास जो कि पीजेंट ट्री को एक्सप्लॉइट करती थी और वो जमीन मतलब बहुत बड़ी गिनती में उनके पास जमीन का कब्जा होता था और किसान जो है एक्सप्लॉइट होते थे, बजाय इसके कि किसान जो है खेती करते थे, मेहनत उनकी लगती थी पर मिलता उनको कुछ नहीं था। तो ऐसे में जिम्मेदारी सिस्टम को एबोलिश करना वो अपने आप में बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो देश ने किया और देश के लोगों को फायदा हुआ, देश ने तरक्की भी की है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पोजीशन सही है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन या जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन? और अगर इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, एक तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और एक तरफ हमारी जो सोसाइटी है उसका इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, तो ऐसे में अगर इन दोनों का टकराव आ रहा है तो किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।